हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को, जैसा कि आप सबको मैंने शेड्यूल बताया था पिछले हफ्ते में। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो जान लें शेड्यूल कि हम लोग 2 दिन केमिस्ट्री एंड 2 दिन इंग्लिश और साथ में एक दिन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ पे क्लासेस 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे। और आप सबने, आई होप आप सबने 2 दिन को अच्छे से, अपना पिछला 2 दिन जो कि सैटरडे एंड संडे था, उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से उसकी तैयारी की होगी जो पिछले 5 दिन पढ़े हो। तो अब हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप सबको दिखा दूं कि हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जो लोग नए बच्चे हैं वो अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और वो जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई पीआरटी की तैयारी कर रहा है, कोई टीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो अपने व्हाट्सएप से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और पोस्ट, जो कि अंकित सर का नंबर है। और आपको एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और उस नोटिफिकेशन का यूज कर करके आप सबको, मान लो यूट्यूब आपके पास लिंक्स नहीं सेंड करता है, तो आपको पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। और जो भी चीजें होंगी जानकारी, वो सर के द्वारा आपको केबीएस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपना अपना नंबर, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो, उस नंबर से अपना नाम और पोस्ट लिख करके सर के पास भेज सकते हो। ठीक है, तो हमने इसके पहले कंटेंट की अगर मैं बात करूं, कंटेंट की, तो हमने फिजिक्स का पूरा कंटेंट कवर अप कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हो वो जाके प्लेलिस्ट देखो। मैंने ये पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा दी है, जिसमें कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे और अच्छे 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 खासे न्यूमेरिकल्स आए थे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उनसे उन्हें पूछो, उन्हें पता है कि किस तरह से मैंने न्यूमेरिकल्स कराया, किस तरह से कंटेंट को मैंने क्लियर किया है। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है मैटर। मैटर में हमने गैसेस एंड लिक्विड्स को पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत फिजिकल चेंजेस के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2-4 चीजों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ मैटर, तो ध्यान से समझिएगा। और आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इवेपोरेशन को। ध्यान से देखिएगा हमने क्या क्या पढ़ा है मैटर में। मैटर में हमने पढ़ा कि मैटर को किस किस तरह से आप कह सकते हो कि उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उसकी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा कि उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हमें हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, मूविंग होते हैं। जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं मूविंग होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है, मैं फिर से रिवाइज कर दूं, 2 दिन हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो शायद आप लोग भूल गए होंगे। मूविंग होते हैं, साथ में इसके पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट टू ईच अदर। वो अलग की बात है कि हर कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अट्रैक्शन पावर होती है। उसके बाद इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या करते हैं, बहुत अट्रैक्ट टू ईच अदर होते हैं, मूविंग होते हैं। उसके बाद चेंज करते हैं अपनी स्टेट को, क्या करते हैं, चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? अपनी स्टेट्स को। स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इतनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैटर के पार्टिकल्स की। उसके बाद हम आगे बढ़े हैं तो हमने पढ़ा है किस किस तरह से चेंजेज होगा इन स्टेट्स में, वो हमने पढ़ा। स्टेट्स में कैसे कैसे चेंज होगा, जैसे आप समझ लो कि एक तरह से सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज होगा, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा है लिक्विड कैसे गैस में चेंज होगा। तो इस तरह की जो सीधी सीधी प्रोसेस है उसको भी हमने पढ़ा है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि गैस किस तरह से लिक्विड में चेंज होगा एंड लिक्विड किस तरह से सॉलिड में चेंज होगा। ये पूरी प्रोसेस को हमने फिनिश किया है। और आज वही एक प्रोसेस बच रही है हमारी, इवेपोरेशन, जो कि इसी के अंतर्गत आती है। तो हमारी एक प्रोसेस है इवेपोरेशन, जहां से ये पूछा जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप जो कपड़े सुखाते हो वो किस प्रोसेस के थ्रू सूख जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू सूख जाता है, इवेपोरेशन। आप जो नल नदी के किनारे, या कह सकते हो किसी भी तालाब के किनारे अगर आप बैठे हो, तो वहां पे आप बैठे हो तो आपको ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि वो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की। तो इस तरह से इवेपोरेशन के बारे में आज का ये सेशन है। देखिए, इवेपोरेशन क्या होता है दोस्तों? जो होता है इवेपोरेशन कॉज ऑफ कूलिंग होता है, किसी चीज को ठंडा करने का कारण होता है। अब आप कहोगे सर ठंडा करने का कारण है तो कैसे कपड़े सूख सकते हैं? तो ध्यान से समझना, कपड़े ठ- आ- अलग अल, आ, उसके अगल बगल जो वातावरण होता है, या कह सकते हो कि जो उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट होता है, उसको वो ठंडा कर देते हैं। जैसे
लिखा गया इवेपोरेशन, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। मतलब क्या लिखा गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, जैसे मान लो कपड़े तुम्हारे भीगे हैं, ठीक है, तुमने कपड़े को डाल दिया है और कपड़े भीगे हैं, तो वो पार्टिकल्स जो भीगे हैं, जो उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो एब्सॉर्ब करते हैं। किस चीज को एब्सॉर्ब करते हैं? एनर्जी को। कहां से? फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। क्यों एब्सॉर्ब करते हैं? ध्यान समझना, क्योंकि वो इवेपोरेशन के दौरान अपनी एनर्जी को क्या कर दिए होते हैं? लॉस्ट कर दिए होते हैं। तो जो उनके अगल बगल का वातावरण होता है, वहां से वो एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? एब्सॉर्ब करना चाहते हैं। और जब एब्सॉर्ब करते हैं तो अगल बगल का जो वातावरण होता है वो ठंडा होने लगता है। समझ में आई बात? वो ठंडा होने लगता है। जैसे अब जब मैंने यही तो बताया कि जब आप उस नदी के किनारे बैठते हो, भले चाहे ही जितनी धूप हो, लेकिन जब आप वहां बैठोगे तो वहां से जो हवा चलेगी वो आपको ठंडी लगती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा होता है उस नदी से, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो भाप बन के उड़ रहे होते हैं। जैसे मान लो कोई नदी है, ठीक है, कोई नदी है और आप उसके किनारे बैठे हो यहाँ पे। अब यहाँ से ये जो इसके पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे उड़ रहे होते हैं हल्के हल्के, और जब हवाएं चलती हैं तो इन पार्टिकल्स के बीच से निकल के आती हैं। चूंकि ये पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, तो जब ये उड़ेंगे तो ध्यान से समझना, जब ये उड़ेंगे तो अपनी एनर्जी को ये लॉस्ट कर दिए होते हैं, और एनर्जी को गेन करने के लिए अगल बगल के वातावरण से एनर्जी लेना शुरू करते हैं। तो जब अगल बगल के वातावरण से ये एनर्जी लेना शुरू करेंगे, अपने अगल बगल के वातावरण से या इन्वायरमेंट से जब ये एनर्जी लेना शुरू करेंगे, तो इनके पास जो चीजें हो जाएंगी, अगल बगल का जो वातावरण हो जाएगा वो खाली हो जाएगा, या कह सकते हो कि उसकी हॉटनेस मिट जाती है। इसी वजह से जब थोड़ी भी हवा चलती है तो हमें क्या लगता है? ठंडा लगता है। लिखा गया है द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। जो कि मैंने आपको बताया, जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, उसी की वजह से हमारे चारों तरफ की चीजें क्या होती हैं? ठंडी हो जाती हैं। हिंदी में देख लो, तरल के कण वाष्पीकरण के दौरान खोई हुई ऊर्जा को, किसके दौरान? वाष्पीकरण के दौरान खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो जो तरल के कण कण होते हैं या लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जब इवेपोरेट करते हैं, वाष्प बनाते हैं या वाष्प बनते हैं, तो उस दौरान जो ऊर्जा खो रहे देते हैं वो अगल बगल के वातावरण से प्राप्त करते हैं। चारों ओर से ऊर्जा के अवशोषण से वातावरण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो मैंने आपको ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, विथ गारंटी आपके एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है? अगला दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर। जब नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसको जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे अगल बगल से वो क्या कर लेता है? वो इवेपोरेट होता है। एक तो कह सकते हो इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से अगल बगल की उंगली पे हमें ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एनर्जी, उसके अगल बगल की जो हॉटनेस होगी उसको वो खींचता है इवेपोरेट होने के बाद। ठीक है? और वहां पे चीजें हमें हल्की हो जाती हैं या ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडा लगता है। इस फिर दिया गया है स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ इन सनी हॉट डे। जैसा कि हम लोग अपने छतों पे पानी डालते हैं, क्यों? तो उससे भी क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। क्योंकि जब वो वाष्प बनते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाष्प तभी बनते हैं जब अगल बगल की एनर्जी को क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं, जिससे उतने सराउंडिंग्स जो होती है वो उसकी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। फिर लिखा गया है वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो कॉटन क्लोथ्स जो होता है वो गर्मियों में पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? सिंपल सी बात है कि जो आपके अंदर पसीना हो, ठीक है, वो बाहर निकलेगा, इवेपोरेट होगा, जिससे आपकी बॉडी क्या हो सके? ठंडी हो सके। अगर आप कॉटन क्लोथ्स की जगह कुछ और कपड़े पहनते हो तो जो पसीना होगा वो उतनी अच्छे से इवेपोरेट नहीं हो सकता है। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि कॉटन क्लोथ्स को पहनना चाहिए। फिर दिया गया है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कोल्ड वाटर ग्लास। तो जो आपके बूंद होती है, पानी की बूंद, जब एक ठंडी ग्लास रखो तो उसके बाहर आ जाती है, कुछ बूंदे दिखाई देती हैं, वो बूंदे इवेपोरेट होना चाहती हैं, लेकिन पानी चूंकि ठंडा होता है, अगल बगल का वातावरण गर्म होता है, और इवेपोरेट होने के कारण जब वो इवेपोरेट होती हैं तो पानी ठंडा होने के कारण वहां चिपक जाती हैं, इवेपोरेट नहीं हो पाती हैं, तो जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देती है? बूंदे दिखाई देती हैं। इस तरह से दोस्तों, आपको, आई होप आपको इवेपोरेशन की पूरी प्रोसेस क्लियर हुई होगी। तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं कि इवेपोरेशन है क्या। ठीक है? इवेपोरेशन जो एक प्रोसेस है हमारी,
इवेपोरेशन जो होता है, अगर आपसे कोई पूछे इवेपोरेशन है क्या, तो इवेपोरेशन जो है वो आपके कॉज ऑफ कूलिंग की प्रोसेस है। किसकी है? कॉज ऑफ कूलिंग, याद रखना ये वर्ड, ठीक है। कॉज ऑफ कूलिंग की प्रोसेस है इवेपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसा कि मैंने एग्जांपल्स दिया, तो एग्जांपल भी आपको याद होने चाहिए। नंबर फर्स्ट मैंने बोला था क्या? नेल पॉलिश रिमूवर, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो सेकंड बताओ फटाफट। तो नेल पॉलिश रिमूवर हो गया। सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका है, दूसरा हमने पढ़ा था कि स्प्रिंकल्स जो हम करते हैं अपने छतों पे, स्प्रिंकल मतलब होता है कि जो छिड़काव करते हैं, ठीक है, छतों पे पानी का, तो स्प्रिंकल ऑफ वाटर, स्प्रिंकल ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, हमने आपको बताया कि कॉटन क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो हमने बताया था, वो आपका लास्ट वाला जो था, वो कॉटन क्लोथ्स के बाद हमारा है कि एक तरह से कह सकते हो कि आपका जो एक ठंडे पानी के गिलास की सरफेस वाला था, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, इनको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो आप चेंज कैसे करोगे इस चीज को? आपके पास, मैंने आपको पिछले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 273 केल्विन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि एक चीज और भी यहां से समझिएगा कि जो केल्विन होता है वो तापमान का एसआई यूनिट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो केल्विन होता है वो तापमान का क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। चलो, तो 300 केल्विन को हम चेंज करते हैं, तो कैसे हो जाएगा ये चेंज? नंबर फर्स्ट, 300 केल्विन इज इक्वल्स टू 0 प्लस 273 केल्विन, सॉरी 273 में कितना ऐड करोगे? तो 273 ये हो गया, एंड प्लस क्या लिख सकते हो? 273 ये हो गया, एंड प्लस क्या लिख सकते हो? तो 73,780, तो इस तरह से आप लिख सकते हो 27, ठीक है। अब इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज अब देखो ये लिखा कैसे जाता है, ध्यान समझना। 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 273 केल्विन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि अगर लिखोगे आप इसको 300 केल्विन को 273 केल्विन प्लस 27 केल्विन, तो होता क्या है कि 273 केल्विन से कितना अधिक है? तो 27 अधिक है, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कैसे लिखा जाता है? इसको लिखोगे आप लिखोगे 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 27 केल्विन, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा आपका? 273 केल्विन। इस तरह से मिलके कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। सेकंड क्या दिया गया है? 573, तो 573 को हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस, एंड क्या लिख सकते हैं फिर आपका 200 केल्विन। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 200 केल्विन, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये आपका हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सामने दिया गया है कि एक जल की भौतिक अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, या किस अवस्था में जल होगा अगर उसका तापमान कितना हो? 250 डिग्री सेल्सियस हो। तो सिंपल सी बात है, वो जल तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जो होगा वो जल जाएगा, सीधी भाषा में, ठीक है। दूसरी चीज लिखा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस में वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब वाष्प बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है, आई होप आपको समझ में आएगी। फिर देखिए दिया गया है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो जब हम अवस्थाओं का परिवर्तन करते हैं तो उसका तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि जो अवस्था परिवर्तित होती है, मान लीजिए आप बर्फ से पानी बना रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? बर्फ से क्या बना रहे हो? पानी में बना रहे हो। तो इस प्रोसेस के दौरान जब हम पानी बना रहे होंगे बर्फ से, तो इस प्रोसेस के दौरान जो बर्फ के टुकड़े हैं या बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर मैक्सिमम, कह सकते हो मोर देन वाटर होंगे, ठीक है। जो बर्फ के टुकड़े होंगे वो पानी से ज्यादा अट्रैक्ट करिए होंगे, या बर्फ के जो पार्टिकल होंगे वो पानी से ज्यादा एक दूसरे में अट्रैक्ट होंगे। और इसी ऐसे पार्टिकल में के समय जब इन्हें तोड़ा जाता है तो इन्हें एनर्जी चाहिए। इनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ध्यान से समझना, इनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये ही जो एनर्जी है ये टूटने में खर्च हो जाती है, इसीलिए
जब हम चेंज कर रहे होते हैं किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस समय इसका तापमान नहीं चेंज होता, क्योंकि एनर्जी जितनी लगती है वो इन पार्टिकल को चेंज करने में खत्म हो जाती है। ठीक है, एनर्जी जो लगती है वो इन पार्टिकल को चेंज करने में खत्म हो जाती है, इसीलिए जो टेम्परेचर होता है वो ऑलवेज स्टेबल होता है। समझ में आ रही बात? मतलब जो टेम्परेचर होगा अवस्था पदार्थ का, वो क्या हो जाएगा? स्टेबल होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम स्टेट चेंज कर रहे होंगे तो उनके पार्टिकल स्टेट चेंज करने में पूरी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो वैसा का ही वैसा बना रहेगा। अगला दिया गया है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो हमने क्या करना है? गैसों को द्रव में परिवर्तित करना है। किसको करना है? गैस टू लिक्विड में जाना है। तो क्या प्रोसेस मैंने आपको बताई थी? मैंने आपको 3 प्रोसेस बताई थी कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास प्रोसेस क्या होती है? एक होती है फ्यूजन और दूसरी होती है सॉलिडिफिकेशन। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में आओगे, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में आओगे, जिसे गलना कर सकते हैं। ठीक है, और सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है ठोसीकरण करना या ठोस में बदलना। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। लिक्विड टू गैस में मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड टू गैस में मैंने बताया था वेपरेशन होता है एंड कंडेंसेशन होता है, संघनन जिसे बोला जाता है। वेपरेशन होता है एंड कंडेंसेशन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था गैस टू लिक्विड में जब आप आओगे तो आपके पास 2 प्रोसेस होती है, एक होती है डिपोजिशन की, एक होती है सब्लिमेशन की। सब्लिमे सॉरी सॉलिड टू लिक्विड गैस सॉरी ये जो है हमारा गैस टू लिक्विड में ना, तो गैस टू लिक्विड हमें बताना था, तो कंडेंसेशन हमारी प्रोसेस हो जाएगी। जब आप इधर चलोगे तो ये सी वाला जितने इधर लिखे गए हैं ये सब आपके दूसरे रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए हैं। तो हमने गैस टू लिक्विड जाना है तो हम क्या लिख देंगे? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस। ठीक है, कंडेंसेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गैस से लिक्विड में जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे बताया था सॉलिड गैस से सीधे अगर आपको सॉलिड में चेंज करना है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जब आप गैस से सॉलिड में चेंज करते हो, ठीक है, तो ये सब्लिमेशन सॉरी डिपोजिशन कहलाती है। बट जब सॉलिड से आप गैस में जाते हो, जैसे कपूर को हमने गर्म किया ना तो सीधे किस में बदल जाता है? गैस में। तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको याद कराई थी कि हम पहले सॉलिड टू लिक्विड चलेंगे, 3 ही स्टेज होते हैं। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड। तो ये तीनों चीज प्रोसेस में जब हम सॉलिड टू लिक्विड गए हैं तो हमारे पास फ्यूजन आया है और आया है सॉलिडिफिकेशन। जब हम लिक्विड टू गैस गए हैं तो हमारे पास क्या आया है? वेपरेशन आया है और आया है कंडेंसेशन। जब हम गैस टू सॉलिड गए हैं, गैस टू सॉलिड गए हैं तो हमारे पास डिपोजिशन आया है और आया है सब्लिमेशन। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। दोस्तों अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं केमिस्ट्री आपको समझ में आ रही है। मैं बहुत थोड़ी थोड़ी लेकर के पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो चीज आप पढ़ रहे हो वो पूरे अच्छी तरह से समझो, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है मैं भाग भाग के पढ़ा दूं और आपको समझ में ना आए, कि उसका कोई मतलब नहीं होता है। मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जहां तक आइडिया है कि जो चीज पढ़ो शिद्दत से पढ़ो। वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो इस तरह से जब आप शिद्दत से पाना चाहते हो तो ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीधी सीधी बात समझो, कोई भी बच्चा, हमारी जो सीखने की प्रोसेस होती है ना, अगर आप पढ़े हो सीडीपी तो आपको आइडिया लगा होगा कि सीखने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। आप जल्दी नहीं सीख सकते हो किसी चीज को। जैसे एक बच्चा पैदा होता है इंसान का और एक जानवर का, कंपेयर करा लो। एक इंसान का बच्चा है, एक जानवर का बच्चा है। जानवर का बच्चा 2 घंटे में खड़ा होके दौड़ेगा, लेकिन जो इंसान का बच्चा है ना उसको दौड़ने के लिए 2 साल लग जाता है। मतलब कितनी धीरे प्रोसेस है सीखने की। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि एक ही दिन में मैं पूरी केमिस्ट्री खत्म करा दूं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, क्योंकि आपको फाइनली क्वेश्चंस करने हैं वहां पे बैठ के, और ये क्वेश्चन किसी भी तरह से तोड़ मड़ोड़ के
आपके ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से ऑप्शन में आएंगे। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सी ऐसी बड़ी चीज लिखी गई है, सजेस्ट अ मेथड, क्या मेथड का नाम ऑप्शन में नहीं दे सकता है? तो ये मेथड जब आपको पता होगी ना कि लिक्विफाइड टू एटमॉस्फेरिक गैस में, टू लिक्विफाई, कैसे एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करना है, तो कॉम्प्रेस्ड आप करते हो, ध्यान समझना, कॉम्प्रेस्ड भी करते हो आप, जैसे कॉम्प्रेस नेचुरल गैस पढ़ते हो। तो इस तरह से प्रोसेस जो होती है, जब हम गैस टू लिक्विड आते हैं, गैस टू लिक्विड आते हैं, तो कंडेंसेशन होती है, कॉम्प्रेस्ड भी होती है। लेकिन हमें जो ऑप्शन में बेटर लगेगा, बेस्ट लगेगा, उसे हम लगा के आएंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए क्या क्या होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में नहीं पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे पूछे जा सकते हैं। इसलिए ध्यान से थोड़ा सब्र बना के रखो, सीखने की प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है, एंड केमिस्ट्री को मैं धीरे धीरे ही खत्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पूरा समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन ये पूरा का पूरा पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।